हे गाइस, ऑलराउंडर एक्सप्लेनर में आज एक हॉलीवुड मूवी अक्टूबर स्काई एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस कहानी में हम होमर की जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों और उनके संघर्ष को जानेंगे कि किस तरह से वो एक कोल माइन से निकलकर नासा के इंजीनियर बने और किस तरह से रॉकेट का निर्माण करने में अपना योगदान दिया। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8। रॉटेन टोमेटोज पर इट्स 91% फ्रेश और 92% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। कहानी शुरू होती है 1957 के समय में, जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला मैन मेड अर्थ सैटेलाइट लॉन्च किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सोवियत यूनियन क्या है। सोवियत यूनियन पूरे 12 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ था। 12 कंट्रीज के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस समय पर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय पर ये दोनों ही धरती की दो महान शक्तियां थीं। रशिया ने जिस सैटेलाइट को बनाया था इसका नाम था स्पुतनिक और ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी रचना थी। स्पुतनिक फर्स्ट के कामयाबी से यूनाइटेड स्टेट के एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल हैरान हो गए थे। इस सैटेलाइट की कामयाबी ने पूरी दुनिया को ही बिल्कुल से हैरान कर दिया था। पूरी दुनिया की तरह ही वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन कोलवुड के लोग भी काफी हैरान और आश्चर्यचकित थे। रात के समय कोलवुड के सारे निवासी इस चमत्कार को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी की नजर आसमान की तरफ थी। सैटेलाइट जब आसमान से गुजरता है तो सभी की नजरें उस पर टिकी रह जाती हैं। इस भीड़ में ही एक 17 साल का लड़का जिसका नाम था होमर, वो उस सैटेलाइट को देखकर बिल्कुल से खो जाता है और इस समय पर उसे भी शायद नहीं पता था कि वो आगे जाकर क्या करने वाला है। अगले दिन होमर अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। होमर के पिता जॉन कोल माइन में काम किया करते थे। उसकी माँ का नाम एल्सी था और उसका एक भाई था जिसका नाम था जिम। जिम एक फुटबॉल प्लेयर था। जिम अपने पेरेंट्स को अपना एम बता रहा था कि उसे आगे जाकर एक फुटबॉलर बनना है। तभी होमर कहता है कि मैं एक रॉकेट बनाऊंगा स्पुतनिक की तरह। होमर के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और उसका भाई जिम उस पर हंसने लगता है। होमर अब अपने दोस्त रॉय और ओडेल के साथ मिलकर एक रॉकेट बनाता है। होमर जैसे ही उस रॉकेट को उड़ाने की कोशिश करता है तो वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। होमर ने ये काम अपने घर के गार्डन में किया था, जिसके बाद उसे अपनी मॉम एल्सी से डांट पड़ती है। होमर को अब रॉकेटरी में इंटरेस्ट आ गया था। वो रॉकेटरी से रिलेटेड सारी किताबें खरीदने और पढ़ने लगा था। उसे रॉकेट के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए थी। रॉय और ओडिल को रॉकेटरी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्हें रॉकेट की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो वो अपने एक क्लासमेट जिसका नाम था क्विंटिन, उसकी मदद लेता है। लंच टाइम में होमर क्विंटिन से बात करने के लिए उसके पास जाता है। क्विंटिन को लगता है कि वो उससे उसका होमवर्क मांगने के लिए आया है। होमर बताता है कि उसे उसका होमवर्क नहीं चाहिए, बल्कि उसे इंफॉर्मेशन चाहिए रॉकेट के बारे में। क्विंटिन उससे पूछता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। होमर कहता है सब कुछ। फिर उसके बाद होमर उसके पास ही बैठ जाता है और क्विंटिन उसे रॉकेट के बारे में सब कुछ बताता है कि रॉकेट सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सारी बातें वो बताता है। क्विंटिन होमर को एक बुक भी दिखाता है जिसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था कि एक रॉकेट को कैसे बनाया जाता है। तो होमर, क्विंटिन, रॉय और ओडिल ये चारों टीम अप करके एक रॉकेट बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये चारों बड़ी ही मेहनत मशक्कत करके एक रॉकेट बनाते हैं। पूरा रॉकेट तो तैयार हो चुका था, लेकिन दिक्कत आ रही थी रॉकेट के नोजल पार्ट को वेल्डिंग करने में। इन चारों में से किसी को भी वेल्डिंग करना नहीं आता था, तो होमर रॉकेट के नोजल पार्ट को वेल्डिंग कराने के लिए मशीन शॉप पर जाता है। होमर मिस्टर डेविड से हेल्प मांगता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर होमर के फादर को पता चल गया तो उनकी जॉब जा सकती है। होमर मिस्टर डेविड को कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद मिस्टर डेविड उसके रॉकेट को वेल्डिंग कर देते हैं। तो अब रॉकेट पूरी तरह से तैयार हो चुका था। ये लोग स्कूल में लंच टाइम में बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि इसे कैसे लॉन्च करना है। तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर मिस्टर टर्नर आ जाते हैं। वो इन लोगों से इनका रॉकेट छीन लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का हथियार है। वहाँ पर होमर की क्लास टीचर मिस रिले होती हैं। वो आकर इन सभी को बचा लेती हैं, ये कहकर कि उन्होंने उस रॉकेट को स्कूल में लाने की परमिशन दी है। मिस्टर टर्नर के चले जाने पर मिस रिले इन
चारों को बताती है कि स्कूल में एक साइंस फेयर होने वाला है, अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके बाद इन लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। स्कूल खत्म होने के बाद होमर अपने दोस्तों के साथ कोल माइन के पीछे वाले ही मैदान में उस रॉकेट को टेस्ट करता है। वो लोग रॉकेट को जैसे ही लॉन्च करते हैं, रॉकेट ऊपर जाने की बजाय मुड़ जाता है और जॉन की ऑफिस में चला जाता है। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आती। होमर के दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद होमर अपने डैड से बहुत सारी डांट खाता है। उसको डांटने के बाद जॉन उस रॉकेट को डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब होमर घर पर था। वो अपने डैड से थोड़ा नाराज था क्योंकि उसके डैड ने सभी के सामने उसे डांटा था। वो अपने बेसमेंट में जाता है तो वो देखता है कि उसके रॉकेट का सारा सामान वहाँ से गायब है। वो ऊपर आकर अपनी मॉम से पूछता है। उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारा सारा का सारा सामान घर के बाहर रखा हुआ है। होमर बाहर जाकर अपने सारे सामान को वापस घर के अंदर ले आता है। यहाँ पर हम लोग होमर के अंदर एक अलग सा जुनून देख पाते हैं। नेक्स्ट डे होमर अपने दोस्तों के साथ था और काफी परेशान भी था क्योंकि वो लोग अब कंपनी प्रॉपर्टी पर कोई भी रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकते थे। होमर अपने दोस्तों से स्नेक रूट नाम की एक जगह बताता है जहाँ पर वो लोग अपने रॉकेट को टेस्ट कर सकते थे। वो जगह काफी दूर थी तो उसके दोस्त मना कर देते हैं कि वो लोग इतनी दूर कैसे जाएंगे। ऐसे भी ओडेल और रॉय को रॉकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन होमर के लिए तो रॉकेट अब जुनून बन चुका था। रॉय का कहना था कि वो लोग एक रॉकेट बनाकर कुछ नहीं कर पाएंगे, उन सभी को यहीं रहना पड़ेगा और कोल माइन में ही काम करना पड़ेगा। होमर अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि कोल माइंस का काम कोई अच्छी जॉब नहीं है। होमर ओडेल की पिता की मौत को याद दिलाते हुए कहता है कि तुम लोगों को याद है ना, ओडेल की पिता की मौत किस तरह एक स्लेट से गर्दन कट जाने की वजह से हुई थी। ओडेल अपने पिता के बारे में सुनते ही होमर पर हमला कर देता है और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। रॉय इन दोनों को रोकता है, जिसके बाद होमर ये बात कहकर चला जाता है कि तुम लोग कोल माइनर ही बनो। होमर अब अपना सामान लेकर अकेले ही स्नेक रूट की तरफ निकल पड़ता है। तभी वो देखता है कि उसके सारे दोस्त उसके पास वापस लौट आते हैं। वो सभी उसका सामान पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि वो लोग उसकी मदद करेंगे। ये चारों चलते हुए अब स्नेक रूट पर पहुंच गए थे। स्नेक रूट बहुत ही बड़ी सी जगह थी। वहां पर ये लोग बिल्कुल आराम से अपने रॉकेट को टेस्ट कर सकते थे। ये चारों उस जगह का नाम रखते हैं केप कोलवुड और हर जगह से लकड़ियां और बहुत सारे सामानों को इकट्ठा करके एक ब्लॉक हाउस बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। होमर के क्लासमेट अब इन चारों का ही मजाक उड़ाने लगे थे। वो लोग इन्हें रॉकेट बॉयज बुलाने लगे थे। होमर को अब लॉन्च पैड बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए वो अपने फादर के पास जाता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि ये रॉकेट वॉकेट से कुछ भी नहीं होगा, उसे कोल माइन में ही काम करना होगा। होमर वहाँ से नाराज होकर जाने लगता है तो उसके फादर उसे बता देते हैं कि सीमेंट कहाँ पर रखा हुआ है और वो जाकर ले सकता है। तो अब लॉन्च पैड की भी समस्या हल हो गई थी। अब होमर और क्विंटिन दोनों लैब में थे, जहाँ पर ये लोग एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाते हैं अगर पोटेशियम क्लोराइड और शुगर को साथ में मिक्स करके बंद किया जाए तो काफी अमाउंट में गैसेस प्रोड्यूस होंगी। होमर अब अपने दूसरे रॉकेट को वेल्डिंग कराने के लिए दोबारा मशीनरी शॉप जाता है, लेकिन इस बार उसे मिस्टर डेविड वहाँ पर नहीं मिलते। मिस्टर बोल्डन से होमर को पता चलता है कि मिस्टर डेविड का ट्रांसफर कर दिया गया है मशीनरी शॉप से कोल माइन में। दरअसल ये काम होमर के पिता जॉन ने ही किया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मिस्टर डेविड ने होमर की मदद की थी रॉकेट को बनाने में। होमर ने उस रॉकेट को मिस्टर बोल्डन की मदद से वेल्डिंग करा लिया था और उनका रॉकेट अब तैयार था। होमर अब अपना रॉकेट लॉन्च करने वाला था, तभी स्नेक रूट पर मिस्टर बोल्डन पहुंचते हैं। वो वहाँ पर अपने बच्चों के साथ रॉकेट लॉन्चिंग देखने के लिए आए होते हैं। होमर अपना रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन दोबारा से वही होता है। रॉकेट ऊपर जाने की बजाय मुड़ जाता है और मिस्टर बोल्डन की तरफ आता है, लेकिन मिस्टर बोल्डन बच जाते हैं, उन्हें चोट नहीं आती। मिस्टर बोल्डन जब उस रॉकेट को देखते हैं तो उसका वॉशर हीट की वजह से मेल्ट हो गया था। बोल्डन उन लोगों को एक अच्छी स्टील यूज करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों को SAE स्टील यूज करनी चाहिए। वो उन लोगों के लिए उस स्टील को ऑर्डर कर देंगे। होमर कहता है ये तो बहुत ही बड़ी मदद होगी उन लोगों के लिए, लेकिन मिस्टर बोल्डन बताते हैं कि वो स्टील काफी एक्सपेंसिव है। होमर और उसके दोस्तों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोग उस स्टील को खरीद सकते। ओडेल अपना दिमाग लगाता है और वो इन तीनों को एक पुराने रेलवे ट्रैक के पास ले जाता है। ओडेल बताता है कि इस ट्रैक से अब ट्रेन नहीं आती जाती है। वो लोग इस ट्रैक को चुरा कर बेच कर पैसा जमा करके स्टील को खरीद सकते हैं। तो इन चारों ने मिलकर कुछ ट्रैक्स को निकाल लिया था। ये लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे तो वहाँ पर ही बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। तभी इन लोगों को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है
और ये लोग वापस से ट्रैक को लगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ट्रैक बहुत ही ज़्यादा भारी था, वो नहीं लग सकता था। तो ये लोग ट्रेन को रोकने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और जब ये लोग ट्रेन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो ट्रेन दूसरी पटरी पर चली जाती है और इन लोगों की जान बाल बाल बच जाती है। तो उन ट्रैक्स को ही बेचकर इन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर लिए थे और ये लोग उस स्टील को मंगा लेते हैं। मिस्टर बोल्डन इन लोगों की मदद करते हैं एक अच्छा नोजल बनाने में। तो अब इन लोगों का तीसरा रॉकेट बहुत ही अच्छे नोजल के साथ तैयार था। ये तीनों मिलकर इस रॉकेट का नाम रखते हैं ऑक थर्ड, क्योंकि ये तीसरा रॉकेट था। लेकिन ये रॉकेट भी पहले दो की तरह ही फेल हो जाता है, ये भी ऊपर जा ही नहीं पाता। इसके बाद ये लोग हार नहीं मानते, ये लोग फिर बहुत सारे रॉकेट्स बनाते हैं, लेकिन सारे ही रॉकेट्स फेल हो जाते हैं। रॉकेट ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, वो बीच में ही ब्लास्ट हो जाता था। क्वेंटिन को अब समझ में आ रहा था कि वो लोग गलती कहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल रॉकेट के प्रोपेलेंट में एयर पॉकेट की वजह से जब फायर हिट होती थी तो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता था। आसान शब्दों में इन लोगों के रॉकेट का प्रोपेलेंट कमजोर था, उस पर लिक्विड बाइंडर की कोटिंग की जरूरत थी, लेकिन ये लोग लिक्विड बाइंडर नहीं खरीद सकते थे। तो होमर और उसके दोस्त अल्कोहल और एक सब्सटेंस की मदद से एक कोटिंग तैयार करते हैं, जिसे ये लोग प्रोपेलेंट के पार्ट में लगा देते हैं। नेक्स्ट डे होमर और उसके दोस्त मिस रिले के साथ स्नेक रूट पर पहुंचते हैं रॉकेट लॉन्च करने के लिए। वो लोग देखते हैं कि वहां पर पहले से ही उसके स्कूल के दोस्त और टाउन के कुछ लोग मौजूद थे। दरअसल ये काम था होमर के भाई जिम का। जिम को पता था कि उसका भाई होमर रॉकेट लॉन्चिंग करने के लिए जा रहा है, तो उसने अपने दोस्तों और टाउन के कुछ लोगों को बताकर वहां पर बुला लिया था। होमर और उसके दोस्त काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस बार रॉकेट फेल हुआ तो पूरे क्लास और टाउन के लोग भी इन चारों का मजाक उड़ाने लगेंगे। मिस रिले इन चारों को हिम्मत देते हुए कहती हैं कि तुम लोग किसी को प्रूफ करने के लिए रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहे हो, तुम लोग खुद के लिए कर रहे हो। तो फाइनली होमर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस रॉकेट को लॉन्च करता है और इस बार रॉकेट ब्लास्ट नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही ऊपर तक जाता है। होमर और उसके दोस्त सभी बिल्कुल हैरान और खुश हो जाते हैं, सभी की नजर उस रॉकेट पर टिकी हुई थी। मिस रिले भी इन लोगों की कामयाबी से बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। वो होमर के पास आकर कहती हैं कि अब तुम लोगों का क्या इरादा है साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने का। होमर कहता है कि वो लोग साइंस फेयर में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि होमर का बर्थडे का दिन था, उसकी फैमिली उसे विश करती है। होमर की ग्रैंडमा ने भी उसे एक गिफ्ट भेजा हुआ था और वो गिफ्ट था वार्नर वॉन ब्राउन की फोटो उनके ऑटोग्राफ के साथ। दरअसल वार्नर एक बहुत ही बड़े एरोस्पेस इंजीनियर थे। होमर इन्हें अपना इंस्पिरेशन माना करता था। होमर अपनी ग्रैंडमा का लेटर पढ़ रहा था जिसमें वार्नर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। तभी होमर के फादर उसे डांटने लगते हैं कि क्या तुम ये फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करोगे। होमर नाराज हो जाता है क्योंकि उसके बर्थडे वाले दिन ही उसके फादर ने उसे फिर से डांट दिया था। वो घर से चला जाता है। होमर अपने घर से निकलकर स्कूल जाता है मिस रिले से मिलने के लिए। मिस रिले उसे उसके गिफ्ट के तौर पर एक हैंडबुक देती हैं, जिसमें मिसाइल से रिलेटेड बहुत सारी इक्वेशंस और प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे। मिस्टर टर्नर मिस रिले को बुक देते हुए देख लेते हैं। वो मिस रिले से आकर कहते हैं कि हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, ना कि उन्हें झूठी उम्मीद देना। मिस टर्नर का कहना था कि सिर्फ एक ही बार और किसी एक लकी लड़के को ही मौका मिलता है फुटबॉल स्कॉलरशिप की मदद से इस टाउन से बाहर निकलने में। बाकी के जो बचे हुए लोग रहते हैं वो हमेशा के लिए इस टाउन में ही रहकर कोल माइंस में काम करते हैं। किसी को भी कभी दोबारा मौका नहीं मिलता इस टाउन से बाहर निकलने का। मिस रिले कहती हैं कि उन्होंने अपना दाव एक अनलकी लड़के पर लगा दिया है, अब वो जीते या हारे वो किस्मत का फैसला। होमर जब घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके घर पर मिस्टर स्मिथ आए हुए थे। मिस्टर स्मिथ जिम को फुटबॉल स्कॉलरशिप ऑफर करने के लिए आए थे, जिसे जिम एक्सेप्ट कर लेता है। तो जिम वो लकी लड़का था जिसे फुटबॉल स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था और उसे अब टाउन के बाहर जाने का मौका मिलेगा। होमर के भाई जिम का फ्यूचर तो सेटल हो गया था, लेकिन होमर को अब खुद के फ्यूचर की चिंता होने लगी थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो साइंस फेयर में जीत पाएगा भी कि नहीं। होमर अब अपना एक और रॉकेट टेस्ट करने वाला था। इस बार वो अपने फादर को भी बुलाता है रॉकेट लॉन्चिंग देखने के लिए। जॉन कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। होमर कहता है कि आपको जिम का मैच देखने के लिए कैसे टाइम मिल जाता है, आज तक आपने उसका एक भी मैच मिस नहीं किया, लेकिन आपके पास मेरा रॉकेट लॉन्चिंग देखने के लिए टाइम नहीं है। जॉन उससे कहते हैं मैं तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आने की। तो अब रॉकेट लॉन्चिंग का समय आ गया था। स्नेक रूट पर बहुत सारे टाउन के लोग इकट्ठा होते हैं और होमर की मॉम भी आती है।
हैं। होमर की मॉम उसके काम में उसे फुल सपोर्ट करती थी, लेकिन बस उसके फादर ही उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस रॉकेट लॉन्चिंग की न्यूज एक लोकल न्यूज़पेपर कंपनी अपने न्यूज़पेपर में भी कवर करती है, जिसके बाद ही होमर और उसके चारों दोस्त रॉकेट बॉयज के नाम से पूरे टाउन में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। होमर के फेमस होने पर आना नाम की एक लड़की न्यूज़पेपर में होमर का ऑटोग्राफ भी लेने के लिए आती है। आना होमर की क्लासमेट थी, जिसे होमर बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया करता था। अब आना भी होमर में इंटरेस्ट दिखाने लगी थी, लेकिन इस न्यूज़पेपर की वजह से ही इन लोगों पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाती है और पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का कहना था कि उन्हें बहुत बार सड़क के किनारे कुछ रॉकेट्स मिले हैं और इन्हीं एक रॉकेट की वजह से वेल्च में आग भी लग चुकी है। तो अभी तक पुलिस को सिर्फ रॉकेट्स मिल रहे थे और उन्हें ये भी पता था कि उस रॉकेट की वजह से ही वेल्च में आग लगी है, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि ये रॉकेट्स कहाँ से आ रहे हैं और कौन इनको लॉन्च करता है। तो ये काम उस न्यूज़पेपर की वजह से ही हो गया था। न्यूज़पेपर की वजह से पुलिस को पता चल गया था कि ये रॉकेट्स कहाँ से आ रहे हैं। पुलिस इन चारों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जिसके बाद जॉन होमर को और बाकी बच्चों के पेरेंट्स उन सभी को छुड़ा लेते हैं। वो लोग जेल नहीं जा पाते। स्टेशन से छुड़ाने के बाद जॉन होमर को घर लेकर जा रहे थे, तभी वो देखते हैं कि स्टेशन के बाहर रॉय के फादर रॉय को बहुत ही ज्यादा मार रहे थे। जॉन उसकी मदद करने के लिए जाते हैं और वो रॉय को उसके फादर से बचाते हैं। दरअसल रॉय के फादर एक शराबी थे, तो वो शराब के नशे में ही कभी कभी रॉय को मारा करते थे। इस हादसे के बाद ही होमर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्लॉक हाउस में आग लगा देता है और साइंस फेयर में हिस्सा लेने का फैसला बदल देता है और ये लोग एक नई शुरुआत करने के लिए पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर होमर एना का वेट कर रहा था। लेकिन जब एना आती है तो वो देखता है कि उसके साथ उसका भाई जिम भी है। तो एना का इंटरेस्ट होमर में खत्म हो चुका था उसके अरेस्ट हो जाने की वजह से। होमर का दिल टूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। पार्टी छोड़कर वो बाहर आकर अकेला ही खड़ा हुआ था। तभी उसके पास वैलेंटाइन आती है। वैलेंटाइन होमर की क्लासमेट थी और उसे पसंद भी किया करती थी। ये दोनों पार्टी से दूर एक कार में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर होमर के दोस्त आकर होमर को ले जाते हैं। दरअसल कोल माइन में एक एक्सीडेंट हो गया था। होमर फौरन ही वहाँ पहुँचता है। हादसे में डेविड की मौत हो चुकी थी और उसके फादर को चोट आई हुई थी। वहाँ के वर्कर्स होमर से बताते हैं कि अगर उसके फादर जॉन नहीं होते तो उस समय पर काफी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। जॉन के आंख में चोट आई हुई थी। डॉक्टर का कहना था अगर उसका ऑपरेशन वक्त पर नहीं किया गया तो जॉन अपनी आंखें भी खो सकता है। जॉन की फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोग ऑपरेशन का पैसा दे पाते। कोल माइन के मालिक ने भी इनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। होमर घर की परेशानियों को देखते हुए खुद कोल माइन में काम करने का फैसला कर लेता है। जिम कोल माइन में काम नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वो कोल माइन में काम करता तो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती। तो अब घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं होमर के कंधों पर। होमर ने अब अपना रॉकेट बनाने का सपना छोड़कर कोल माइन में काम करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद जॉन का ऑपरेशन होने के बाद वो घर लौटते हैं। जॉन होमर को कोल माइन में काम करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसके फादर जॉन यही चाहते थे कि वो ये सब रॉकेट छोड़कर कोल माइन में काम करे। वक्त गुजरता है। होमर के पिता पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। जॉन होमर से अब अपना हाई स्कूल पूरा करने के लिए कहते हैं, लेकिन अब होमर स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। वो मना कर देता है कि वो अब स्कूल नहीं जाएगा। होमर अब अपने फादर के साथ ही कोल माइन में काम कर रहा था। एक दिन जब वो काम से लौटता है तो उसकी माँ मिस रीले के बारे में उसे कुछ बातें बताती हैं। दरअसल मिस रीले को ब्लड कैंसर हो गया था और ये खबर पूरे टाउन में ही फैल जाती है। होमर ये खबर सुनकर फौरन ही मिस रीले से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकूं। मिस रीले कहती हैं तुम मुझसे अपोलोजाइज कर सकते हो। होमर कहता है कि किस लिए। वो समझाती हैं कि अगर तुम लोग साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते तो शायद तुम लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती और तुम लोग इस टाउन से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जी सकती। मिस रीले होमर से कहती हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम खुद की सुनो, तुम अपने अंदर की आवाज सुनो, तुम लोगों की फिक्र करना छोड़ दो और उनकी सुनना। रात को होमर जब लेटा हुआ था तो वो मिस रीले की बातें सोच रहा था। वो उठता है और मिस रीले की दी हुई बुक को ही पढ़ना शुरू कर देता है। रात भर वो इक्वेशंस को सॉल्व करता है। पूरी रात बीत गई थी और सुबह हो गया था। कोल माइन में अपना काम खत्म करने के बाद जब उसे छुट्टी मिलती है तो वो क्वेंटिन से मिलने जाता है और वो उसे खुद की बनाई हुई इक्वेशन दिखाता है। तो होमर ने एक इक्वेशन बना ली थी जिससे ये लोग ये पता कर सकते थे कि इन लोगों का रॉकेट किस जगह पर जाकर लैंड हुआ है।
अभी तक इन लोगों को ये नहीं पता था कि इनके सारे रॉकेट्स जाते कहाँ हैं। अगर ये लोग अपने रॉकेट की लैंडिंग पता करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये लोग ये भी साबित कर देंगे कि वेल्च में आग इन लोगों के रॉकेट की वजह से नहीं लगी थी। होमर क्विंटन से उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलता है। क्विंटन जब उस इक्वेशन में रॉकेट की डिस्टेंस और टाइम पुट करके उस इक्वेशन को सॉल्व करता है तो आंसर कुछ 1.2 माइल्स आता है। मतलब इन लोगों का वो रॉकेट कुछ 1.2 माइल्स की दूरी पर लैंड हुआ होगा। अगले दिन होमर और क्विंटन ये दोनों मिलकर एक रोप की मदद से 1.2 माइल्स की दूरी तय करके जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें इनका रॉकेट मिल जाता है। होमर उस रॉकेट को दिखाने के लिए अपनी क्लास में मिस रिले के पास पहुंचता है और वो उन्हें सारी बातें बता देता है। सारे बच्चे एक्साइटेड होकर वहां पर भीड़ लगाने लगते हैं। भीड़ को देखकर मिस्टर टर्नर भी क्लास में आ जाते हैं। मिस रिले उन्हें बताती हैं कि वेल्च में रॉकेट की वजह से आग नहीं लगी थी। मिस्टर टर्नर को इस बात पर यकीन नहीं होता। होमर मिस्टर टर्नर को इक्वेशन की मदद से ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर उनका कोई भी रॉकेट लैंड ही नहीं हुआ। मिस्टर टर्नर कहते हैं ठीक है, अगर रॉकेट की वजह से आग नहीं लगी थी तो फिर किस चीज से लगी थी। मिस्टर टर्नर चारों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस इन लोगों को वो चीज दिखाती है जिसकी वजह से ही वेल्च में आग लगी हुई थी। ये चारों उस चीज को देखकर फौरन ही बता देते हैं कि ये उनका कोई रॉकेट नहीं है। मिस्टर टर्नर उस चीज को पहचान जाते हैं। वो बताते हैं कि ये एक एरोनॉटिकल फ्लेयर है। मिस्टर टर्नर इन बच्चों का साथ देते हुए पुलिस को ये बताते हैं कि वेल्च के पास ही एक एयरपोर्ट है और ये एरोनॉटिकल फ्लेयर उसी एयरपोर्ट से आया होगा जिसकी वजह से उस वेल्च में आग लगी। मतलब ये प्रूव हो जाता है कि वेल्च में आग रॉकेट की वजह से नहीं लगी थी। स्टेशन से बाहर निकलकर जब ये चारों मिस्टर टर्नर की गाड़ी में बैठ हैं तो मिस्टर टर्नर होमर से कहते हैं कि कल स्कूल आकर तुम मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करोगे और तुम साइंस फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हो। होमर और उसके दोस्त मिलकर होमर के बेसमेंट में एक नया रॉकेट बनाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ पर होमर के फादर आ जाते हैं। वो होमर के तीनों दोस्तों को वहाँ से भेज देते हैं और होमर से बातें करते हैं। वो होमर से पूछते हैं कि तुम कोल माइन आज काम पर क्यों नहीं गए थे। होमर अपने फादर से कह देता है कि वो अब दोबारा कभी भी कोल माइन में नहीं जाएगा क्योंकि कोल माइन उसकी जिंदगी नहीं है, वो जॉन की जिंदगी है। स्कूल में अब साइंस फेयर होता है जिसमें होमर और उसके दोस्त जीत जाते हैं। अगला राउंड होने वाला था इस टाउन से बाहर इंडियन सॉइल में। स्कूल वाले इन चारों में से सिर्फ किसी एक को ही भेज सकते थे तो होमर के दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि होमर बाहर जाएगा। होमर अब इंडियन सॉइल पहुंचता है। वो टाउन से पहली बार बाहर आया था। वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वहाँ पर एक एग्जीबिशन होता है जहाँ पर सब अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं। जजमेंट था 2 दिन बाद। इसके बाद फाइनल जजमेंट वाले दिन से एक दिन पहले ही होमर जब अपने प्रोजेक्ट के पास जाकर देखता है तो उसका प्रोजेक्ट वहाँ से गायब हो चुका था। उसका सारा का सारा सामान गायब हो चुका था। वो काफी परेशान हो जाता है और फौरन ही अपने दोस्तों को कॉल करके सारी बातें बताता है। उसके दोस्त ये बात मिस्टर बॉल्डन तक पहुँचाते हैं और मिस्टर बॉल्डन होमर की मॉम तक एल्सी जॉन से जाकर बात करती है और वो बताती है कि होमर एक मुश्किल में आ गया है। एल्सी कहती है कि अगर तुमने इस बार अपनी बेटी की मदद नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो इस बार जॉन होमर की मदद करते हैं। जॉन स्टील मंगाते हैं। मिस्टर बोल्डन और होमर के दोस्त मिलकर उस प्रोजेक्ट को दोबारा से बनाते हैं और होमर के पास भेज देते हैं। अब एग्जीबिशन का फाइनल डे आ गया था। होमर जजेस को प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझाता है और अब टाइम था विनर्स के अनाउंसमेंट का। होमर भीड़ में बैठकर बाकी बच्चों को उनका मेडल लेते हुए देख रहा था। तभी अचानक से उसका और उसके दोस्तों का नाम पुकारा जाता है। होमर बिल्कुल हैरान और खुश हो जाता है और वो स्टेज पर जाता है। होमर को गोल्ड मेडल मिलता है। वहाँ पर जितने लोग भी मौजूद थे सभी होमर को बधाइयाँ देते हैं। उस भीड़ में वॉन ब्राउन भी थी। वो होमर से हाथ भी मिलाते हैं लेकिन होमर इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। होमर अब वापस अपने टाउन लौटता है गोल्ड मेडल के साथ। टाउन वाले और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश थे। होमर अपना गोल्ड मेडल दिखाने के लिए मिस रिले के पास भी जाता है जो कि हॉस्पिटल में थी। मिस रिले की हालत अब बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी। मिस रिले उस मेडल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो होमर से कहती हैं कि तुमने ये कर दिखाया। वो कहती हैं अब से मैं क्लास में न्यू स्टूडेंट्स को तुम्हारी कहानी बताऊंगी, शायद वो सब भी तुम्हारी कहानी से इंस्पायर होकर वो करके दिखा दे जो तुमने किया है। होमर को एल्सी ने ये बता दिया था कि दोबारा प्रोजेक्ट भेजने में उसके फादर ने ही मदद की थी। होमर जॉन को थैंक यू बोलता है और वो उन्हें बताता है कि हम लोग मिलकर एक आखिरी रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। जॉन कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। होमर
वहाँ से जाने लगता है तो जॉन उससे कहते हैं कि तुम्हें कैसा लगा अपने हीरो वॉन ब्राउन से मिलकर। होमर यहाँ पर जॉन की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। वो बताता है कि वार्नर वॉन मेरे कोई हीरो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इंस्पिरेशन है। मैं आगे जाकर कुछ भी बनूं, लेकिन मैं सबसे पहले आपकी तरह एक अच्छा इंसान बनूंगा। ये बातें कहकर होमर वहाँ से चला जाता है। होमर अब अपना एक आखिरी रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्नेक रूट पर जाता है। वहाँ पर टाउन के लोग, उसकी मॉम और उसके दोस्त सभी लोग मौजूद थे। रॉकेट लॉन्च करने से पहले वो सभी को थैंक यू बोलता है कि उसका साथ देने के लिए। उन सभी ने उसकी किसी न किसी तरह से मदद की होती है। होमर ने उस रॉकेट का नाम मिस रिले रखा हुआ था। होमर रॉकेट को डेविड, बोल्डन और रिले के नाम डेडिकेट करता है। वो अपने फादर के बारे में भी कुछ शब्द बोलने वाला था, तभी वो देखता है कि उसके फादर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। होमर जॉन को अपने साथ बुलाता है और वो उस लॉन्चर का बटन जॉन से ही प्रेस करवाता है, जिसके बाद रॉकेट लॉन्च हो जाता है और बहुत ऊपर तक जाता है। सभी की नजरें उस रॉकेट पर टिक जाती हैं। टाउन के बाकी लोग भी उस रॉकेट को दूर से देख सकते थे। मिस रिले भी अपने हॉस्पिटल की विंडो से उस रॉकेट को देख पा रही थी। लास्ट में जॉन होमर के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे ये महसूस कराते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है। एंड मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये रॉकेट बॉयज की उस टाउन में लास्ट लॉन्चिंग थी। इसके बाद ये चारों मिलकर कॉलेज जाते हैं और अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्विंटिन एक केमिकल इंजीनियर बनता है ऑयल इंडस्ट्री में। रॉय एक ऑटोमोबाइल डीलर बनता है। ओडेल ने एक इंश्योरेंस एजेंसी खोल ली थी और होमर हिकैम एक नासा इंजीनियर बनता है और वो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन भी करता था मिशंस के लिए। मिस रिले की मात्र 31 साल की उम्र में ही ब्लड कैंसर की वजह से उनकी मौत हो जाती है। जॉन की भी 1976 में ब्लैक लंग डिसीज की वजह से मौत हो जाती है और 1965 में कोलवुड टाउन को किसी ने खरीद लिया था, जिसके बाद कोल माइन हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो ये कहानी थी होमर की और उसके दोस्तों की, जिसने हार कभी नहीं मानी। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक किए बिना जाना मत। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।